बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो हमारा टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी का एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है जो हम आज डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी में हम एक्सपोनेंशियल डिक्रीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम रेडियो एक्टिविटी में सिर्फ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन उसमें मुख्तलिफ बातों को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आप मुझे ये बात बताएं कि छोटा एन जो है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। ये है जी नंबर ऑफ मोल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। ये है जनाब नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर मोलर मास। ये एक आपके पास नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला और आपको पता है कि ये वाला फार्मूला जो है ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल से रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स का एक और फार्मूला है जी। नंबर ऑफ मोल्स का एक दूसरा फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय ओवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है ना, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स से हमारी मुराद है, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं ले रहे फिलहाल। और चूंकि हम रेडियो एक्टिविटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम इस फार्मूले को अपने रेडियो एक्टिविटी के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स ओवर ओवोगाड्रोस कांस्टेंट। अब तो उन तीनों को, दोनों को, ऊपर वाले दोनों फार्मूलों को अगर मिला लें तो आपको पता है कि नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स ओवर ओवोगाड्रोस कांस्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। और बेटा यहां से नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। आपको किसी भी मटेरियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मास दिया हुआ हो, उसका मोलर मास पता हो, तो आप उसमें नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इस फार्मूले के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। ये पहली बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। ये चीज, इसका तल्लक आपको पता है रेडियो एक्टिविटी से नहीं है, इसका तल्लक जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल या उससे है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से है, या काइनेटिक। लेकिन ये वाला नॉलेज जो है आपको पता है कि सॉलिड्स पर भी और लिक्विड्स पे भी लगता है। ये वाला काइनेटिक मॉडल कह लें, बल्कि काइनेटिक मॉडल ऑफ सब्सटेंसेस कह लें। फोर्थ पॉइंट पर आ जाए बेटा। फोर्थ पॉइंट ये है कि व्हाट इज एक्टिविटी। व्हाट इज एक्टिविटी जी। एक्टिविटी क्या है? ठीक है कि नहीं? एक्टिविटी क्या, रेडियो एक्टिविटी में एक्टिविटी क्या है? जी हाँ, एक्टिविटी क्या है जी? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम। ये क्या मतलब हो? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स emitted
पर यूनिट टाइम या पर सेकंड कह लें आप फिलहाल। ये किसी भी सब्सटेंस, अगर कोई अल्फा एमिटर है, अगर कोई अल्फा एमिटर अल्फा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है और वो 1 सेकंड में जितने भी अल्फा पार्टिकल्स एमिट करेगा वो उसकी एक्टिविटी कहलाएगी। अगर कोई बीटा एमिट कर रहा है, बीटा पार्टिकल्स एमिट कर रहा है, तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड पर सेकंड या पर यूनिट टाइम वो उसकी एक्टिविटी कहलाएगी। और अगर वो गैमा रेज एमिट कर रहा है तो नंबर ऑफ गैमा रे फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। आप वैसे पर सेकंड ना लिखिएगा, आप पर यूनिट टाइम ही लिखें, क्योंकि डेफिनेशन में स्पेसिफिकली किसी सिस्टम के वो नहीं लिखते पर यूनिट टाइम पर सेकंड, ठीक है कि नहीं। या अगर कोई सब्सटेंस अल्फा और बीटा दोनों एमिट कर रहा है तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा प्लस बीटा पार्टिकल्स। अब जाहिर है पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम। या आप एक्टिविटी को इस तरह से भी कह सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट टाइम। ये चीज भी एक्टिविटी में आती। और बेटा एक्टिविटी का यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है जनाब? जी बता सकते हैं आप लोग कि यूनिट ऑफ एक्टिविटी क्या है बेटा? हाँ जी बेटा बैकरल। क्या जी? बैकरल, ठीक है। सेकंड -1। नहीं नहीं, बैकरल्स उसको कहते हैं। आप मतलब सेकंड -1 कह लें, लेकिन वैसे उसको बी क्यू, बड़ा बी और छोटा क्यू साथ लिखते हैं, ठीक है ना। इफ 100 अल्फा पार्टिकल्स, इफ अ रॉक, फर्ज करें आपके पास कोई रॉक है, इफ अ रॉक इज एमिटिंग 100 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड on average, then activity is equal to 100 becquerels। ये है जनाब, और एक्टिविटी को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है ना। इज एमिटिंग, एमिटेड के बजाय नहीं, इज, इफ द रॉक इज एमिटिंग, if the rock is emitting 100 alpha particles per second on average, then activity is equal to 100 becquerels। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है बेटा? यहाँ पे ये आपके सामने मैंने एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखी, ठीक है कि नहीं है, कि व्हाट इज एक्टिविटी? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, अगर कोई सोर्स अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम से मुराद यहाँ पर सेकेंड है, ठीक है ना। या नंबर ऑफ गैमा रे फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, या नंबर ऑफ अल्फा प्लस बीटा पार्टिकल्स एमिटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट टाइम। तो ये चीज जो है एक्टिविटी में आ जाती है, और एक्टिविटी को बैकरल में मेजर करते हैं, और एक्टिविटी को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। और बेटा अगर फर्ज करें आपके सामने कोई रॉक ला के रखी गई है और आपने स्टॉप वॉच जब ऑन की, आपने उसकी एक्टिविटी मेजर की और स्टॉप वॉच भी साथ ही ऑन कर दी, तो जो आपने स्टॉप वॉच जब ऑन की तो उस वक्त जाहिर है टी इज इक्वल टू 0 था, वहां से आपने काउंट, वैसे तो वो पहले भी एमिट कर रही थी, लेकिन जब आपने मेजर किया उसे कहेंगे इनिशियल एक्टिविटी। तो इनिशियल एक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इनिशियल एक्टिविटी ए नॉट, ठीक है ना। आपको पता है कि जब ये प्लेनेट अर्थ बना था, जब ये प्लेनेट अर्थ बना था उस वक्त भी बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ थे, और वो आपको पता है कि रेडिएशन एमिट कर रहे थे, और उस वक्त शायद एक्टिविटी ज्यादा थी, रेडियो एक्टिविटी ज्यादा थी, अल्फा बीटा गैमा रेस ज्यादा एमिट हो रहे थे।
फिर आस्ता आस्ता वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस खत्म होते गए, उन्होंने अपनी सारी रेडिएशन एमिट कर दी। तो प्लेनेट अर्थ में इस वक्त एक्टिविटी कम है, बहुत कम है। उस कम ही है तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल लाइफ अब एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन आपके लिए इनिशियल एक्टिविटी वो होगी जब आप यू स्टार्टेड मेजरिंग, व्हेन यू स्टार्टेड द स्टॉप वॉच, ठीक है ना, इनिशियल एक्टिविटी व्हेन यू स्टार्टेड द स्टॉप वॉच, उस वक्त। वॉच और स्टार्टेड कीपिंग द ट्रैक ऑफ टाइम, यूं कह लें। इसी तरीके से बेटा जो एन है, ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स है। ये नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स है। एन नॉट क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। ठीक है, इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप लोग कितने लोग आप में से इस इक्वेशन से वाकिफ हैं? जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद दिस इक्वेशन? क्या किसी को ये इक्वेशन अगर नहीं आती तो मुझे बताए, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये इक्वेशन मैंने काफी दफा इसकी वजाहत की, बट इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, आई एम रेडी टू डू सो। कोई बंदा जी? जी, ये आपने पढ़ी हुई है कि नहीं सबने? सैफुल्ला, रिजवान, प्लीज एक्सप्लेन। ठीक है सर, एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा बेटा, ठीक है ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये बेटा मैंने एक्सरे में वैसे इसको थोड़ा सा बताया था, लेकिन मैं दोबारा कह देता हूँ सर। यही मेन आज की पंच लाइन यही है, ठीक है। आप ये चीज देखें कि आपके पास एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 raised to power x, और या y इज इक्वल टू 3 raised to power x। अच्छा, एक बात याद रखें कि y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 3x और चीज है, और x का पावर में होना और चीज, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और चीज है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और चीज है, ठीक है। और आप ये ध्यान में रखें कि ये चीज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ये भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब ये चीजें मैं जो बात कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं जिनके गिर्द मैंने अभी दायरा लगाया है, ठीक है, या इसकी बात कर रहा हूं। ये चीज कहलाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें x जो है वो पावर में चला गया, और पावर यहाँ x है, एक्सपोनेंट, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो इस तरह का होगा, इस तरह का ग्राफ हो। ये y इज इक्वल टू 2x, ठीक है कि नहीं? और आप देखें कि y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ किस तरह है, वो ग्राफ ऐसा है, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब बेटा एक नंबर है, आपको पता, आप इस सिंबल ई से काफी वाकिफ हैं। बेटा ये सिंबल ई आपको पता, आप 1.6 इंटू टेंस पर -19 कूलम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि ये सिंबल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आता है, 1.6 इंटू टेंस पर -19 जूल्स। बेटा लेकिन मैं जिस अब जो इस्तेमाल कर रहा हूँ इस सिंबल ई को, तो वो इन दोनों के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा। यहां पर सिंबल ई 2.718 के मानों में आ रहा है। ये भी एक स्पेशल नंबर है। जिस तरह पाए एक नंबर है ना, जितनी इंपॉर्टेंस पाए की है ना, उसके बाद नंबर ई की। अगर आपने देखना हो तो आप अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट LN का बटन दबाएं, उसके ऊपर ही एक्स है, और फिर 1 का बटन दबाएं, और फिर इक्वल टू का बटन दबाएं। आप देखेंगे कि ये वाला नंबर आ जाएगा 2.718। शिफ्ट EX का 2.718 का नंबर दबाएं तो आपके पास, और क्या कहते हैं, रेज टू पावर 1 करके कैलकुलेट करें तो ये चीज आपके पास आ जाएगी। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है जनाब? जी, सबको ये बात समझ में आ गई कि ये नंबर 2 जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं 2.718 रेज टू पावर x की बात कर रहा हूं, तो मैं इसको कहता हूं EX। अब आपको पता है कि ये वाला जो नंबर है, चूंकि ये 2 और 3 के बीच में है,
इसका ग्राफ भी इनके बीच में ही होगा, वो यूं रेड ग्राफ इसका है, y इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक है कि नहीं? अब आप लोग ये चीज देखिए, मैं इसी ग्राफ को दोबारा आपके सामने दोहराता हूं। y इज इक्वल टू ई एक्स। y इज इक्वल टू ई एक्स क्या है? ये अब आप लोग ये चीज देखो कि यार एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है। एक्स एक्सिस इसका एसिम्प्टोट है। अब ये इस तरह से है, ठीक है। अब अगर आप एक्स को, इफ वी रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स तो क्या होगा? इफ वी रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स तो क्या होगा? ये तो ये ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, और इसका एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस होगा। एसिम्प्टोट होता है लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी। बेटा एसिम्प्टोट क्या होता है? बेटा एसिम्प्टोट होता है लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट इंफिनिटी, यानी लाइन टचिंग द कर्व एट इंफिनिटी। लाइन टचिंग द कर्व एट इंफिनिटी। ये चीज ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स का ग्राफ। ठीक है, हम इस पे एक और पाबंदी लगा देते हैं। हम इस पे पाबंदी लगा देते हैं एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की। हम इस पे पाबंदी लगा देते हैं एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की। ठीक है, अब एक्स ग्रेटर और इक्वल टू जीरो की पाबंदी अगर लगा देंगे तो फिर ये ग्राफ इस तरह का हो जाएगा। ये ये चीज होगी जो 0 1 से स्टार्ट हुई। ठीक है, आए अब हम इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। जरा देखें कि y इज इक्वल टू ई माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 2e-x, y इज इक्वल टू 3e-x, y इज इक्वल टू 4e-x। इन सारों को हम ग्राफों को बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे ग्राफ। तो ये इस तरह के ग्राफ में देखिए, ये पॉइंट है 0 1 0 2 0 3 0 4। ठीक है, अब इसमें से एक ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है कि नहीं? एक ग्राफ यूं होगा, एक ग्राफ यूं होगा, एक ग्राफ यूं होगा।
ये ग्राफ है बेटा, ये जो है ना, ये ग्राफ इस तरह से हो गया। अब इसमें से ये चीज इस तरह से, ये इस तरह से, ये यूं, ये वाला ग्राफ। इससे ये बात पता चली, इससे ये बात पता चली कि ये वाला जो नंबर है, ये स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वाई है। ये वाला नंबर क्या है? स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वाई। तो ये नंबर क्या होगा? वाई इज इक्वल टू वाई नॉट ई माइनस एक्स। यानी इसका मतलब है कि यहां जो नंबर होगा वो वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा, या यूं कह लें कि ये स्टार्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई होगा, या स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वाई होगा। जी, ये स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ वाई होगा। अब आगे चलते जाएं, देखें। मुझे बताएं, यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं बेटा। जी, जी, यहां तक किसी ने कोई बात पूछनी है तो मैं हाजिर हूं। जी। हेलो। ठीक, ठीक है। सर हमने अब तक ग्राफ्स पढ़ा है। हाँ, अभी तक तो हमें ये पढ़ा, ये मैं आपके सामने सारा कुछ दिखा देता हूँ। हम यहां से शुरू हैं। मैंने नंबर ऑफ मोल्स का एक फार्मूला लिखवाया है, अच्छा सर, सही फिर सर। नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला लिखवाया है, फिर उन दोनों को जोड़कर एक फार्मूला बनाया है, फिर एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखवाई है। ये एक्टिविटी की डेफिनेशन: number of disintegrations per unit time, number of alpha particles emitted per unit time, number of beta particles emitted per unit time, number of gamma ray photons emitted per unit time। या अगर कोई सब्सटेंस अल्फा और बीटा एमिट कर रहा है तो दोनों का हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट टाइम। और एक्टिविटी के यूनिट्स जो है वो बैकरेल्स में होते हैं। ठीक है ना? फॉर रॉक इज emitting 100 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड ऑन एवरेज, देन एक्टिविटी इज इक्वल टू 100 बैकरेल्स, बी क्यू। इसमें बी कैपिटल है और क्यू छोटा है। और इनिशियल एक्टिविटी को ए नॉट कहते हैं। मैंने कहा इनिशियल एक्टिविटी वो है जिस पर आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, तो वो आपके लिए इनिशियल एक्टिविटी हो जाएगी। और इसी तरह से एन नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, और एन नॉट जिसके साथ छोटा सा जीरो लगा हुआ है, वो इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। फिर उसके बाद मैंने ये तारफ करवाया है इस इक्वेशन का। मैंने कहा ये बड़ी प्यारी इक्वेशन है, ये वाली जो है, ये जिसको मैं अभी रेड कर रहा हूं। मैंने कहा ये इक्वेशन जो है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इक्वेशन किसे शो करती है? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो करती है। अच्छा जी, ये देखें, ये चीज नोट करें। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा देखें, ये देखें। यहां पर आप देखिए नंबर वन था, मैंने इस नंबर को बढ़ाकर टू कर दिया निचले अक्षर से, उससे क्या होगा? ये चीज ये बन गई। अच्छा, ये देखो। अब मुझे बताएं किसका डिनोमिनेटर तेजी से बढ़ रहा है? जी, जी, इनमें से किसका डिनोमिनेटर तेजी से ग्रो कर रहा है? बेटा आखिरी का, जिसके साथ -3 लिखा हुआ। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन तीनों का ग्राफ इकट्ठा बनाऊं, ये देखिए, ये ग्राफ मैंने बनाया इसका पहले वाले का।
ठीक है ना। उसके बाद आप देखें, ये ग्राफ बनाया मैंने इसका, इसका, ठीक है, इसका, यानी ये जो ये बना रहा है, ठीक है। और बेटा उसके बाद ये वाला ग्राफ मैंने बनाया इसका। इससे मुझे क्या पता चला जी, इससे मुझे पता क्या चला जनाब, इससे मुझे ये बात पता चली, इससे मुझे ये बात पता चली कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें जो ये के है, ये कंट्रोल करता है रेट ऑफ डिक्रीज को। सर जी मैं सुन रहा हूं सर ग्राफ उल्टे नहीं है जी। सर, आपने ग्राफ मतलब उल्टे उसमें नहीं बना दिए? नहीं बेटा, ये बिल्कुल ठीक बने हुए ग्राफ। सर दिखाइएगा वापस। ये देख, जो -3 वाला है वो सबसे तेजी से नीचे आएगा। देखिए ना, किसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। देखिए जो जो 3 वाला है उसका डिनोमिनेटर तेजी से बड़ा हो रहा है। और बेटा जो 2 वाला है उसका डिनोमिनेटर ये है। और बेटा जो ग्रीन वाला है इसका डिनोमिनेटर ये है। जी मुझे बताएं, इसमें कोई सर मसला? अगर ए की जगह इन्फिनिटी डाल दें तो फिर किस तरह का ग्राफ बनेगा? किसका ई की जगह क्या डाल दें? अगर के की जगह सर इन्फिनिटी हो तो फिर क्या ग्राफ बनेगा? ये क्वेश्चन किसने पूछे? हाँ, सर सुभान। सुभान द ग्रेट। ये जवाब, ये देखो, 0, खत्म, फौरन खत्म। यार वो पता है क्या होगा, वो फौरन ये सीधा इधर आके टच कर देगा, बस खत्म, मुक गया। बल्कि ऐसे ही आएगा, फौरन 0 हो जाएगा। समझ आई है कि नहीं? जी सर। अब आप लोग ये चीज देखो कि ये जनाब आपके पास इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसी इक्वेशन है? ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को शो करती है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज क्या है? इस तरफ एक्स है, इस तरफ वाई है, और ये ग्राफ इस तरह का। ये स्टार्ट हुआ 0y0 से और ये यूं चला गया। हमें क्यों शौक है इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन पढ़ने में? ये भी तो एक इक्वेशन है, मगर ये वाली जो इक्वेशन है ये इस तरह का डिक्रीज दिखाती है। इस तरह का डिक्रीज दिखाती है। ये कांस्टेंट डिक्रीज है, ये कांस्टेंट डिक्रीज। लेकिन ये कांस्टेंट डिक्रीज। और बेटा ये जो चीज है, जी बेटा बाद में इस पे बात करते हैं बेटा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बेटा इस तरह की जो ये मैंने लेफ्ट साइड पे ग्राफ बनाया ना, जिसपे मैंने टिक लगाया है, प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा एग्जाम्पलें एक्सपोनेंशियल डिक्रीज की। हमें कुछ शौक नहीं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को पढ़ने का, मगर एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हमारे दाएं हैं, हमारे बाएं हैं, कोई हमारी जान ही नहीं है छोड़ता। मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला तो नहीं है बेटा? हेलो जी, सब लोगों को कोई मसला नहीं? देख लें बेटा, मैं भी इसके बारे में फिर डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि शुरू हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक, ओके। अब यार इस इक्वेशन में जो एक्स के यूनिट्स हैं, जो भी एक्स के यूनिट्स होंगे, के वही यूनिट्स -1 होंगे। बेटा जो जो उसके यूनिट्स हैं एक्स के वही यूनिट्स -1 होंगे। अगर एक्स सेकेंड्स में है तो के सेकेंड रेज टू पावर -1 में। अगर एक्स जो है वो डेज में है तो के डे -1 में। यानी अगर इसका यूनिट सेकेंड है तो इसका सेकेंड -1 है, और अगर इसका यूनिट मिनट है इसका मिनट -1 है। सेल्फ कैंसिल करेंगे इसके यूनिट।
और अगर इसके यूनिट्स सेंटीमीटर में है तो के यूनिट सेकेंड सेंटीमीटर -1 हो, यानी इसका मतलब है ई की पावर के यूनिट्स कोई नहीं, टोटल यूनिट्स इसके नहीं, नो पावर हैज नो यूनिट्स इन टोटल। ठीक है, और y नॉट के सेम यूनिट्स होंगे। मुझे बताएं यहां तक कोई मसला तो नहीं है बेटा जी? आगे चलें, ये पॉइंट नंबर कितना था जी? सर जी रेट ऑफ डिके में सेंटीमीटर क्यों होगा, सेकंड नहीं होना चाहिए सिर्फ? जी जी रेट ऑफ डिके में एक्स एक्सिस पर सेंटीमीटर मतलब कोई सेंस नहीं बनती, सेकंड्स नहीं होना चाहिए सिर्फ पर टाइम? आपने अगर एक्सरे पढ़ा तो उसमें तो था, ये एक्सरे में तो ये चीज थी यार, मेरी बात सुनो, ये देखो, ये इक्वेशन आपने एक्सरे और अल्ट्रासाउंड दोनों में थी, ये इक्वेशन याद है आपको कि नहीं? ये इक्वेशन एक्सरे में भी थी और अल्ट्रासाउंड में भी थी, दोनों में थी। ये देख लो कि ये इसी खानदान से ताल्लुक रखती है। इसमें क्या था, ये फर्ज करें कोई ह्यूमन ऑर्गन है, ये कोई मसल भी हो सकता है, ये कोई टिश्यू भी हो सकता है, ये कोई फैट भी हो सकती है। अब यहां से रेडिएशंस, पैरेलल बीम रेडिएशंस की एंटर हुई। अब जब एंटर होने से पहले जो इंटेंसिटी थी वो I0 थी, और जब वो बीम एंटर हुई उसकी इंटेंसिटी कम होती चली गई, उस बीम की इंटेंसिटी क्या होती चली गई, कम होती चली गई, और किसी खास जगह पर उसकी इंटेंसिटी I थी और डिस्टेंस x था। अब इसका जो ग्राफ बना वो यूं था, I, अब x क्या है, x यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी ऑर्गन, और तो ये इस तरह का ग्राफ है। स्टार्टिंग इंटेंसिटी 0 I0, अब I इज इक्वल टू I0 E माइनस म्यू एक्स। अब इसमें x अगर मिलीमीटर में है तो म्यू मिलीमीटर -1 में है। अब म्यू वो कांस्टेंट है, म्यू ज्यादा हो तो ये रेडिएशन ऐसे तेजी से नीचे आएगी, इस तरह आएगी, इस तरह मैंने अभी बनाई है। ये है जनाब अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा हो जाए, ठीक है कि नहीं, और अगर म्यू की वैल्यू कम हो तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा। पता चला कि म्यू जो है वो कंट्रोल कर रहा है रेट ऑफ डिक्रीज को, और वैसे इसका नाम एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के पर्सपेक्टिव में था लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। इसको क्या कहते थे, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और इसको बाज जगहों पर, बाज नोट्स में, बाज पेपर्स में इसको लीनियर अटेनुएशन कांस्टेंट भी कहते हैं। जाहिर है कि जितनी अटेनुएशन क्या होती है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ पावर या ग्रेजुअल लॉस ऑफ एनर्जी एज द सिस्टम और सिग्नल ट्रेवल्स, या एज अ पैरेलल बीम ऑफ समथिंग ट्रेवल्स, तो उसमें जितनी भी एनर्जी कम होती चली जाती है। अब आपको पता है कि यही फार्मूला, एग्जैक्टली यही फार्मूला फाइबर ऑप्टिक्स में भी इस्तेमाल होता है। यहां आपने पावर दी P0, अब वो पावर जब ट्रेवल करती है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर, एक्स आप ले सकते हैं मिलीमीटर्स में ले सकते हैं, तो वो पावर आस्ता आस्ता डिक्रीज करती है, एक एक्सपोनेंशियल बिहेवियर को फॉलो करती है, ठीक है कि नहीं, यूं यूं फॉलो करती है। ये 0 P0 है। अब ये चीज देखें, P इज इक्वल टू P0 E माइनस म्यू एक्स। अब फाइबर ऑप्टिक्स में तो चीजें कई कई किलोमीटर ट्रेवल करती हैं, एक्स अगर आप किलोमीटर में लेंगे तो ये किलोमीटर -1 में आ जाएगी, ठीक है ना। इसको लीनियर अटेनुएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और इसको अगर आप मीटर में लेंगे तो ये चीज मीटर -1 में होगी। म्यू अगर ज्यादा है, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो पावर तेजी से एब्जॉर्ब होगी और पावर आगे जो ट्रेवल कर रही है वो जल्दी डिक्रीज करेगी, और म्यू का ज्यादा होना बुरे फाइबर ऑप्टिक्स की निशानी।
क्योंकि बुरा फाइबर ऑप्टिक्स ऐसा होगा जिसमें सिग्नल की पावर बड़ी जल्दी डिक्रीज कर जाएगी। यार मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं? हेलो जी, हेलो, ठीक है, सब लोगों को कोई इशू तो नहीं है? ये इक्वेशन कैपेसिटर्स में भी बहुत इस्तेमाल होती है, और कैपेसिटर्स में जो सर इस्तेमाल आपने भी होती है, बोला था फाइबर ऑप्टिक्स का यूज ज्यादा होता है। जी मैंने कहा जिस फाइबर ऑप्टिक्स का म्यूज ज्यादा होगा वो बुरा फाइबर ऑप्टिक्स होगा। मैंने कहा हाँ सही सही वैसे तो फाइबर ऑप्टिक्स का कम होता है, वो आपको याद नहीं है टेनुएशन कांस्टेंट आपने जी डीबी पर सर, जी मैं किलोमीटर तभी जो थोड़ा कंफ्यूज कम होता होता था। है। मगर मैंने कहा अगर ज्यादा हो तो वो बुरा फाइबर ऑप्टिक्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? सही है सर। बुरा फाइबर बुरा। ऑप्टिक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं। यार मुझे बताएं, यार कोई बम धमाका ना हो, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, कोई बम धमाका ना हो, कोई टेररिस्ट सर आपकी एक्टिविटी। आवाज भी कटी थी, फिर रिपीट करेंगे। जी मैंने कहा कोई बम धमाका ना हो, कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, यानी कोई वैसे खुद सा वाकया ना हो और लोग सिर्फ फिजिकल डेथ मरे, यानी अपनी जो तबई मौत होती है, जिस तरह बूढ़ा आदमी की वफात हो जाती है। अगर सिर्फ इस तरह की अकरेंस हो तो मुझे आप बताएं कि किसी एक दिन में कराची शहर में जनाजे ज्यादा होंगे या लाहौर में? जी, किसी एक दिन में कराची शहर में लोग ज्यादा फोत होंगे या लाहौर में, सब्जेक्टेड टू द कंडीशन के कोई कोई हादसा ना हो, जी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज हो। एक सादा सिंपल प्रिंसिपल है। आपको पता है कि सर लाहौर का कराची में वेदर खराब जनाजे है ज्यादा। कराची में ज्यादा जनाजे होंगे, कराची में एक दिन में ज्यादा वफातें होंगी। ऐसा क्यों ऐसा है? क्यों है? क्योंकि कराची में लोग ज्यादा हैं। 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का तो कराची शहर है, ठीक है ना? 2 करोड़ तो रजिस्टर है, पता नहीं अनरजिस्टर्ड 3 करोड़ तक होगा उसमें, या चलो 2.5 करोड़ या 2.75 करोड़ तक होगा। तो पता चला कि नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर डे, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर डे, is proportional to the number of people present. अच्छा बेटा, वो अजमेर, वो बात आप सही है माशाल्लाह। अजमेर इज बॉर्न स्टेटिशियन, इज अ ग्रेट स्टेटिशियन। अल्लाह पाक उसको बहुत बड़ा एक एक बहुत ग्रेट आदमी बनाए, उसका नॉलेज जो है उससे पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर बेनिफिट पहुंचे। इज अ ग्रेट स्टेटिशियन। अच्छा जी, हाँ जी। नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर डे इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि एक सिंपल सा रूल, सादी प्रोबेबिलिटी का रूल है ये। ऐसा है कि नहीं है? इसे आप मानते हैं? अगर मैं कहूं नंबर ऑफ एटम्स disintegrating per unit time, that is proportional to number of undecayed atoms. वो एटम्स जिन्होंने अभी तक कोई अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस नहीं एमिट की। अच्छा, कौन से एटम्स अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस एमिट करते हैं? आखिर कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो नंबर ऑफ अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस एमिट करते हैं? होते कौन से? जी वो अनस्टेबल आइसोटोप होते हैं। वो क्या होते हैं? अनस्टेबल आइसोटोप होते हैं एलिमेंट्स के। और अनस्टेबल आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। और वो जब डिके हो जाते हैं, वो अल्फा बीटा गैमा एमिट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो स्टेबल हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जब प्लेनेट अर्थ बनी थी, अर्ली जो प्लेनेट अर्थ थी, उसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल आइसोटोप्स थे और अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस की रेडिएशंस बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब है कि प्लेनेट अर्थ जब बनी थी उसमें बहुत ज्यादा अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस थे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? व्हाट विल हैपन?
उसका मतलब है कि उस वक्त इतनी एक्सपोजर था रेडिएशंस का कि बायोलॉजिकल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती थी। कोई प्रोटीन सिंथेसिस होती थी तो वो खत्म हो जाती थी, उस पर इतना मैसिव एक्सपोजर होता होगा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस का। अर्ली यूनिवर्स में, अर्ली प्लेनेट अर्थ में नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स जो जिनके अनस्टेबल आइसोटोप थे, उन्होंने खूब अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस फायर की और वो आस्ता आस्ता स्टेबल होते चले गए, तो रेडिएशंस डिके कर गई और ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये क्लियर हो गया मैसिव रेडिएशन से। तो फिर प्रोटीन सिंथेसिस शुरू हुई और बायोलॉजिकल लाइफ स्टार्ट हुई, ठीक है ना। छोटे छोटे कीड़े बने, छोटे छोटे जरासीम बने। अब नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर यूनिट टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो आप लोग माइंड तो नहीं करेंगे जी। एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, और जब इसको आप उसमें कन्वर्ट करें तो ये नेगेटिव ये इस तरह से आ जाता है, लैम्डा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जी बेटा, वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग यहां एक नेगेटिव साइन भी होता है जिसे हम इग्नोर करते हैं। वी विल इग्नोर दिस नेगेटिव साइन। जी जी, अनडिके डिक्रीज हो रहा है, मैं अभी बताता हूं, इसके बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, एक्टिविटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसइंटीग्रेटेड। डेल्टा एन का नंबर है वो, डेल्टा एन क्या होता है? वो एटम्स जिन्होंने अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करके खत्म हो गए, और डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी ये, और मोर ये चीज एक्टिविटी, और ज्यादा स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डी एन अपॉन डी टी इज माइनस लैम्डा एन। बेटा जी कोई मसला तो नहीं इसमें बेटा जी? हेलो यार, यहां तक ठीक है? अफजा ठीक है? बेटा जब आप टाइम को और छोटा कर दें तो ट्रायंगल डी बन जाती है। बेटा इसमें कौन सी चीज अफजा मैंने एक्सप्लेन करनी है? एक्टिविटी तुम्हें पता है क्या है? नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब देखो, अगर तुम्हें यह पता है कि पिछले 10 सेकेंड्स में, जी वो मैं बताता हूं, ए ए यानी पहले ये तो ये चीज समझ आई थी जहां 7वां पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ था, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर डे इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट। बेटा ठीक है ना, तो उसी चीज को बेटा मैंने आगे कंटिन्यू किया ना, तुम देखो उसी को मिलाया है। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स। देखो अगर एक रॉक है जिसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबल आइसोटोप्स पड़े हुए हैं, उस रॉक से बहुत ज्यादा अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस निकलेंगी। फिर आस्ता आस्ता जब नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स कम होगा तो रेडिएशंस भी बेटा कम होती चली जाएंगी, ठीक है कि नहीं? जिस तरह मिसाल के तौर पे आपको पता है कि जब कोई फर्ज करें आपने कोई फॉर्म फिल करके ऑफिस में सबमिट कराने होते हैं, तो पहले दिन तो किसी ने नहीं सबमिट कराए होते, उस दिन ऑफिस में बहुत रश लगा हुआ होता है। तो जब वो काफी लोग सबमिट करा लेते हैं तो पीछे जो जिन्होंने सबमिट कराने हैं उनकी तादाद कम हो जाती है। जब जिन्होंने सबमिट कराने हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द ऑफिस फॉर सबमिशन वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और आखिर दिन में बहुत कम लोग आस्ता आस्ता सबमिट कराते रहेंगे। तो ये बिहेवियर होता है बेटा, इस तरह का बिहेवियर ये होता है, इस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। अब बेटा मुझे बताएं एक्टिविटी क्या है। अगर आपको पता है कि 500 एटम्स जो हैं, फर्ज करें 500 एटम्स ने अल्फा पार्टिकल एमिट कर दिए, आप उसको डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करेंगे। 500 एटम्स डिसइंटीग्रेट हो गए और फर्ज करें वो 10 सेकेंड्स में हुई हैं, तो डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी क्या होगा? 500 बटा 10, तो ये कितना हो जाता है? 50 एटम्स पर सेकेंड, तो ये 50 BQ बैकरल बन जाता है बेटा।
एक्टिविटी जो है वो, और साथ ये 50 बैकरेल हो जाएगी। मुझे बताओ यहां तक आप ठीक है कि नहीं? और डेल्टा एन को बेटा अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस डी भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेटा यहां से मैं थोड़ा सा आपकी जो है ना, आप थोड़ी सी जरा मदद करें, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं फॉर दोज पीपल जो मैथ ले रहे हैं P3, जिन्होंने पढ़ा है और डिफरेंशियल इक्वेशंस खत्म कर दी हैं। राहिम, आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ ली हैं या नहीं? जी सर, पढ़ लिया। तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए वैसे है। ये जो अफजा ब्लैक में हो रहा है, ये अगर ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है बेटा। ये है जी सेपरेटिंग वेरिएबल्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। ln n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी, और log टू द बेस e n इज इक्वल टू माइनस ln t प्लस सी। n बराबर है e रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी प्लस सी, ठीक है। और n बराबर है किसके? e माइनस लैम्डा टी इंटू ई सी। और बेटा ई सी जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स होगा। ये लें जनाब, यही एक्सप्रेशन मैंने बनवाई थी ना आपसे पहले, आपने देखा कि ये चीज इस तरह से हो रही। ये अगर कोई बात नहीं, जो बायो वाले हैं उनको अगर नहीं भी समझ आई तो कोई नहीं है बेटा, ये पेपर में नहीं आएगी। ये मैंने सिर्फ जो आपके फर्दर मैथ वाले भाई हैं ना उनके लिए की है, सॉरी फर्दर मैथ वाले नहीं, नॉर्मल मैथ वाले P3 वाले, ये उनके लिए की है। क्योंकि इससे पता क्या होता है बेटा, जब आप अपने नॉलेज को मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव में भी देखते हैं तो आपका जो है ना एक सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा बेहतर आ जाता है। वैसे तो आपने देखे ना, आपने अलहदा से इसको भी पढ़ा है और अलहदा से इसको भी पढ़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली बात। मुझे बताएं यार, इसमें कोई इशू तो नहीं है यहाँ पर? हेलो जी बेटा। सर, तो इसमें के की जगह ये लैम्डा लिख देंगे, जी जी माइनस के की जगह। जी जी, के की जगह लैम्डा है। और सर, जो आपने बोला था इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं, वो हाँ किस हाँ, लिए? वो नेगेटिव साइन को अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें फिर तो नहीं इग्नोर करोगे, लेकिन जाहिर हम ए लेवल फिजिक्स में जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, हम ये लगाएंगे। ठीक है ए सर। लेवल फिजिक्स में जो ये डब्बे में बांधा ना, ये चीज आती है जिसके साथ मैंने 2 टिक लगाए। ये मैंने सिर्फ आपका P3 का पर्सपेक्टिव बनाया है, अगर आप इसको P3 के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि जिन लड़कों बच्चों की मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है ना, फिर वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जी। जी सर, आ गई समझ। भाई बाकी सब लोगों को भी ठीक है। अब आगे देखते जाएं। अब बेटा आप लोग अपना जो नॉलेज है उसके बारे में सोचे, सुनना शुरू करें। देखिए जी, ये कितना पॉइंट कितना था जनाब? 7वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट ये कह रहा था एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन, ये थी जिसमें नेगेटिव साइन इग्नोर हुआ। ये आपके सिलेबस में। 8वां पॉइंट बेटा, बेटा आपको पता है आपने ओ लेवल में भी ये अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? ये 7वां तो अच्छा, ये फिर 8वां नहीं, ये हाँ ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट अब शुरू हो रहा है बेटा जी। 8वां पॉइंट ये कहता है कि आप लोगों को ये बात पता है, आपने ओ लेवल में इस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहां पर आपको याद है आप वो रखते थे काउंट रेट, और आप कहते थे कि ये एक लेड कंटेनर है, इस लेड कंटेनर में ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, यहां से रेडिएशंस बाहर आ रही हैं, सामने आप इसके जीएम ट्यूब रख देते थे, सामने आप इसके जीएम ट्यूब रख देते थे इस तरह से, और ये इसके साथ रेट मीटर है, ये जीएम ट्यूब है, ये लेड कंटेनर है, ठीक है कि नहीं है? अब जीएम ट्यूब है, लेड कंटेनर है, ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। आपको पता है आपने ओ लेवल में पढ़ा था कि इसका काउंट रेट फ्लक्चुएट करता 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 यूं आ रहा होता। ऐसा ही आ रहा होता है कि नहीं यार? जी यूं ही आ रहा होता है ना, इसी तरह ही होता है भाई, सब लोग जानते हैं
अब उसको आप क्या करते हैं, आप उसमें से एक रेड लाइन गुजारते हैं। आप ये रेड लाइन क्यों गुजार रहे हैं? उसको एवरेज आउट करने के लिए। सी नॉट अगर इनिशियल काउंट रेट है और सी अगर काउंट रेट है एट एनी टाइम टी, तो काउंट रेट भी इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। काउंट रेट आफ्टर सम टाइम is equal to initial count rate E minus lambda t, where lambda is decay constant. lambda ज्यादा हो, lambda की वैल्यू ज्यादा हो तो काउंट रेट क्विकली नीचे आएगा, जल्दी से कम हो जाएगा, और lambda की वैल्यू अगर कम हो तो काउंट रेट आस्ता आस्ता डिक्रीज करेगा। मुझे बताएं यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है जी? ठीक है, अब आगे सुने। अगर काउंट रेट कम हो रहा है तो एक्टिविटी भी कम हो रही है। एक्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी माइनस लैम्डा टी। जाहिर है एक्टिविटी भी कम होगी तो काउंट रेट कम होगा। जी मुझे बताएं यहां तक ठीक है कि नहीं? जाहिर है नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशंस कम डिक्रीज करेंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसका मतलब हर रेडियो एक्टिव सोर्स की जो एक्टिविटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज करती है, हर सोर्स की एक्टिविटी। मैंने कहा ना अर्ली यूनिवर्स में तो बहुत ज्यादा था और आस्ता आस्ता कम हुआ। इनिशियल एक्टिविटी अगर 0 ए नॉट, आफ्टर टाइम टी अगर एक्टिविटी ए है, उसका ये वाला फार्मूला है, ठीक है कि नहीं? और टी टाइम है। और इसमें अच्छा ये देखें, ये सैयद इबाद हैदर ने बड़ी जबरदस्त शॉट खेली है। उसने कहा क्या काउंट रेट और एक्टिविटी बराबर होते हैं? बेटा ये एक रॉक है, ये जो मैंने दायरा बनाया है ना, ये समझे कि ये एक रॉक है। फर्ज करें ये रॉक सारी की सारी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बनी हुई है और इससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। ये देखें, ये इससे चारों तरफ रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। ये अल्फा पार्टिकल सब तरफ एमिट कर रहा है। ये इसकी रेडिएशंस चारों तरफ एमिट हो रही। आपने इसके एक साइड पर जीएम ट्यूब रखी है, ये जीएम ट्यूब। मैं इस वक्त जीएम ट्यूब की वर्किंग आज हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है कि नहीं? और ये रेट मीटर है जो काउंट करता है। अब जीएम ट्यूब तो वही रिकॉर्ड करेगी ना जो उसकी विंडो में एंटर होंगी। बेटा जीएम ट्यूब तो सिर्फ उतनी रेडिएशंस रिकॉर्ड करेगी ना जो उसके विंडो में आ रही हैं। तो ट्रू एक्टिविटी क्या? बेटा एक्टिविटी वो है जो टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब बेटा टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है वो तो चारों तरफ यूं फैल रही हैं। टोटल एक्टिविटी तो क्या है, वो तो चारों तरफ फैल रही है। और काउंट रेट जीएम ट्यूब तो सिर्फ वो रिकॉर्ड करी जो उसकी विंडो में गिर रहे हैं। तो पता चला कि एक्टिविटी इज मच लार्जर देन काउंट रेट, एंड एक्टिविटी is not equal to count rate. Activity, however, is proportional to count rate. Activity is proportional to count rate. जी मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है जनाब? ठीक है इबाद, ठीक है? सर काउंट रेट एक्टिविटी के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, लेकिन उल्टा नहीं है, एक ही बात है। वो एक ही बात है यार, सेम टॉक। सर वैसे कहते हैं लेड बॉक्स को ऐसा बना सकते हैं कि सारी जो एक्टिविटी है वो कहते हैं सीधे ही जाए। ऐसा नहीं बना सकते। उसकी वजह पूछो क्या है? बेटा ये जो रेडियो एक्टिविटी है ना, यानी एमिशन ऑफ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, ये प्योरली स्पॉन्टेनियस है। आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हीट करें और इस उम्मीद पे हीट करें कि उससे ज्यादा रेडिएशंस निकले, तो नहीं निकलेगी। अगर आप रेडियो एक्टिव रॉक के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें इस होप में कि उससे रेडिएशंस एमिट हो, तो भी नहीं एमिट होगी ज्यादा, अपने हिसाब से भी होगी। और आप उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उसको ये फोर्स नहीं कर सकते कि भाई इस तरफ को एमिट हो, नहीं कर सकते।
अच्छा बेटा, एक्टिविटी और काउंट रेट पर एक बहुत पुराना क्वेश्चन आया, लेकिन मैं उसे अभी डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। काउंट रेट एक्टिविटी की एक रफ मैयर है। मैं अभी इसको थोड़ा सा पॉइंट को इसलिए छोड़ के जा रहा हूं कि इस पर आज तक एक ही सवाल आया, एक दफा, जिसमें एक्टिविटी और काउंट रेट कनेक्ट हुई थी। मैं इसलिए इसको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर बाद आकर इसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। 8th पॉइंट देखें, चल रहा था कि y इज इक्वल टू वाई नॉट ई माइनस के एक्स को मैंने कहा कि काउंट रेट एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल काउंट रेट माइनस लैम्डा टी, where lambda is the decay constant. Activity is equal to initial activity E minus lambda T. Or mass of radioactive substance is equal to initial mass minus lambda T. बेटा ज़ाहिर है रेडिएक्टिव सब्सटेंस का मास भी आस्ता आस्ता डिक्रीज होता चला जा रहा है, और नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इनटू ई माइनस लैम्डा टी। बेटा मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो यार, ये इक्वेशंस हैं बेटा। रेडियो एक्टिविटी का ये वाला है पर्टिकुलर हिस्सा, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसमें मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है बेटा। अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज आप एएस में याद कर चुके हैं बेटा। A2 में स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिविटी के चैप्टर में नॉलेज बेस्ड ऐसा कोई क्वेश्चन सेट नहीं होगा जो एएस से तल्लक रखता हो, यानी आपसे कोई अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पूछेगा। बीटा गैमा रेडिएशंस की पेनिट्रेटिंग के बारे में सवाल ज्यादा नहीं होगा, कोई मतलब नहीं है, मैंने नहीं देखा। बहुत कहीं 96 97 में मैंने देखा आए हुए थे, लेकिन उस वक्त रेडियो ASA2 होता ही कंबाइंड था, तो उसमें जोड़ के क्वेश्चन आ सकता था। लेकिन इसमें आयनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स या बीटा पार्टिकल्स का कंपैरिजन नहीं आएगी। जो कुछ एएस में है वो डायरेक्टली A2 में नहीं पूछा जाता, कम से कम इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर को वो मैथमेटिकली रखते हैं, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। मुझे बताएं, यहां तक किसी को नहीं समझ आया तो मैं हाजिर हूं जी। हेलो जी, आगे चलें। अगला पॉइंट है 9th पॉइंट। 9th पॉइंट है हाफ लाइफ। अच्छा, हाफ लाइफ का सिंबल छोटा टी है, छोटे टी के साथ 1/2। अब मुझे तो ये सिंबल नहीं पसंद, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। हाफ लाइफ का सिंबल जो है वो T1/2, ठीक है कि नहीं जी। हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, आप ओ लेवल में पढ़ चुके हैं जी। क्या डेफिनेशन है? टाइम इन विच एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ। Time in which activity reduces to half. Time in which number of undecayed atoms reduce to half. Time in which alpha particles emitted per second reduce to half. Time in which the count rate reduces to half. ठीक है कि नहीं? हाफ लाइफ क्या करती है? किसी की हाफ लाइफ को 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी फुल लाइफ नहीं आ जाती, ठीक है कि नहीं? आप फर्ज करें कि किसी की एक्टिविटी है 10,000 बैकरल्स, किसी रॉक से 10,000 अल्फा पार्टिकल्स 1 सेकंड में एमिट हो रहे, और उसकी हाफ लाइफ 3 डेज है। उसकी हाफ लाइफ बेटा 3 डेज है, उसकी हाफ लाइफ 3 डेज है। तो 3 डेज बाद उसकी एक्टिविटी क्या होगी? 5,000 बैकरल्स। और अनदर 3 डेज गुजरेंगे तो उसकी एक्टिविटी होगी 2,500 बैकरल्स। और अनदर 3 डेज गुजरेंगे तो उसकी एक्टिविटी होगी जनाब 1,250 बैकरल्स। और अनदर 3 डेज गुजरेंगे उसकी एक्टिविटी होगी 625 बैकरल्स।
आप ओ लेवल में से पढ़ चुके हैं, यू आर वेल अवेयर ऑफ दिस, ठीक है कि नहीं बेटा? तो हाफ लाइफ ये चीज होती है आपके सिलेबस में। हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट जो है, हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट इस तरह से रिलेटेड है। Ln2 ठीक है कि नहीं? ये आप पूछ सकते हैं कि सर ये फार्मूला कहां से आया। बेटा जो आप में से मेडिकल के बच्चे हैं वो इसको डायरेक्टली याद करना, वो उनके समझने के लिए इतना काफी है। मैं उनको रफ जो मैयर मैं बताता हूं वो ये है, इसकी रफ एक्सप्लेनेशन ये है कि बेटा जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी जल्दी से नीचे आएगी। देखिए फर्ज करें एक्टिविटी ने वैसे यूं नीचे आना था, डिके कांस्टेंट अगर ज्यादा है, डिके कांस्टेंट ज्यादा है तो वो क्विकली नीचे आएगा, जल्दी बेटा नीचे आएगा। डिके कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो क्विकली नीचे आएगा। अगर क्विकली नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल एक्टिविटी का जो हाफ है वो जल्दी रीच कर जाएगी। जल्दी रीच कर जाएगा तो हाफ लाइफ उसकी ये हो जाएगी, ये हाफ लाइफ होगी उसकी। इसका और डिके कांस्टेंट अगर कम है तो फिर एक्टिविटी को हाफ होने में काफी देर लगेगी और हाफ लाइफ काफी लंबी होगी। पता चला कि हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा और हाफ लाइफ is equal to 0.693 over lambda where 0.693 is the constant। अब बेटा ये तो एक्सप्लेनेशन थी उन लोगों की लिए जो इसका लॉग वाला मामला नहीं जाना, लेकिन जो चाहते हैं कि इसको नहीं, अगर सर डिराइव कर दें, हमें तो मैथ्स आता है, तो उनके लिए जो लॉग्स में अच्छे हैं ये है जी, एक्टिविटी एट एनी टाइम इज इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी ई माइनस लैम्डा टी। अब बेटा जब ये वाली एक्टिविटी हाफ ऑफ द ओरिजिनल हो जाए उस वक्त ये वाला जो टी है वो ये बन जाएगा, हाफ लाइफ बन जाएगा ये। अब बेटा इसमें ये याद रखें कि टी के साथ छोटा 1/2 एज ए सबस्क्रिप्ट आ रहा है और वो सिंबल का हिस्सा है, वो फ्रैक्शन नहीं है। वो 1/2 क्या है? वो सिंबल का हिस्सा है, वो फ्रैक्शन नहीं है। दोनों तरफ लॉग ले लें तो क्या होगा? ln e क्या होता है? 1। ये इसका मामला है। और ln2 की वैल्यू क्या होती है? 0.693। बेटा ये डिके कांस्टेंट और हाफ लाइफ की बेटा आपस में रिलेशनशिप जी, यहां तक ठीक है, कोई इशू तो नहीं है जनाब जी? बेटा सब लोगों को समझ आ गई कि नहीं जी? सर डेरिवेशन का ही पूछ सकते हैं वो कैमरेज वाले? कैमरेज वाले डेरिवेशन नहीं पूछ सकते, असूलन उन्हें नहीं पूछनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? लेकिन मुझे एक शक पड़ता है, मुझे एक दफा मैंने इसे पेपर में कहीं देखा था, मैं देखता हूं अगर वो क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं। मेरे सामने पास पेपर्स अभी पड़े हुए हैं एंड आई एम क्विकली गोइंग थ्रू दोस पेपर्स। जी आया हुआ है जनाब, नवंबर में लिख देता हूं, ये आया है जी नवंबर 2009।
पेपर 42 में आया हुआ, शो दैट दैट डिके कांस्टेंट इज रिलेटेड टू हाफ लाइफ लाइक दिस। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ जनाब, नवंबर 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ। पूछना नहीं चाहिए था, क्योंकि पेपर में मेरे ख्याल में बायो के बच्चे भी बैठे होते हैं, और बायो के बच्चे लॉग में इतने चैंपियन नहीं होते। ये नहीं कि कोई वो बात है, लेकिन जाहिर है उन बच्चों की तवज्जो किसी और तरफ गई होती। तो मेरा नहीं ख्याल ये पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मेरे सामने मैंने देखा है, ये नवंबर 2009 पेपर 42 में मौजूद है ये क्वेश्चन, डेरिवेशन आई हुई है। ठीक है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं ज्यादा पढ़ा करो, कम ना पढ़ा करो। ज्यादा पढ़ा कोई नुकसान नहीं देगा, कम पढ़ा वो नुकसान दे देगा। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सिलेबस को उसको अच्छी तरह खंगाला करो सिलेबस को। ठीक है कि नहीं बेटा, मैंने कर दिया ना, ये देखो, ये यही क्वेश्चन है ना, ये देखो ना। उसने कहा प्रूव दैट, अफजा उसने कहा था प्रूव दिस थिंग। तो बेटा ये रेड में जो कुछ हुआ हुआ है, यहां से स्टार्ट लोगी तुम क्वेश्चन में, ये देखो यहां से स्टार्ट लोगी, ये वर्किंग करोगी, ये 3 नंबर की सारी वर्किंग है, ये हुई हुई है बेटा। ठीक है, मैंने उसकी बात की आपसे। क्वेश्चन में पूरा बाद में उसके बाकी पार्ट्स फिर बाद में करूंगा, फिलहाल तो मैं अपना ये चैप्टर भी मुकम्मल कर लूं। बेटा रेडियो एक्टिविटी के A2 की रेडियो एक्टिविटी के 2 हिस्से हैं। A2 की रेडियो एक्टिविटी के 2 हिस्से हैं, उनमें से एक हिस्से के हम पीछे पड़े हुए, और वो एक हिस्सा है जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इस पर्टिकुलर इक्वेशन के पीछे आगे पीछे घूमता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज वाला, बस उसके पीछे पड़े हुए हम। बाकी हमने आज वो बाइंडिंग एनर्जी या मास डिफेक्ट वगैरह नहीं पढ़े। ठीक है, मुझे अपनी गुफ्तगू को खत्म कर लेने दीजिए जनाब। देखें, अगर एक एज A0 एक्टिविटी, एक हाफ लाइफ गुजरेगी एक्टिविटी ये हो जाएगी, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी एक्टिविटी ये हो जाएगी, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी एक्टिविटी ये हो जाएगी। तो जब n हाफ लाइफ गुजरे, n यहां n नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये फार्मूला इस तरह से हो जाए। ठीक है कि नहीं, ये भी एक तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। अगर एक्टिविटी को इस तरह रिलेट किया जा सकता है, तो फिर काउंट रेट को भी रिलेट किया जा सकता है, फिर मास ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को भी रिलेट किया जा सकता है, फिर बेटा अनडिकेड एटम्स को भी रिलेट किया जा सकता है। यहां n जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइव्स है। जी मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है जनाब? हेलो जी बेटा, मेरी आज की गुफ्तगू यहां खत्म होती है, मेरी आज की गुफ्तगू यहां खत्म होती है। फर्स्ट हिस्सा कम्स टू एन एंड, और हम इंशाल्लाह ताला इसके कल क्वेश्चंस करेंगे, और उसके भी करेंगे